तो सर आज का जो टॉपिक है भारतीय कृषि की जहर की गोली, मतलब पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। आज की डेट में हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि कैंसर के मरीज काफी आ रहे हैं, बहुत सी बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं। हमारा जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो पॉल्यूटेड हो गया है। सॉइल में ये प्रॉब्लम हो गई है। मतलब जो हम सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं या ग्रेन्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड आ रहा है। तो हमको करना क्या है और ऐसा कब तक चलेगा? तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है इंडिया में? ये पहले तो नहीं था ऐसा कुछ, पर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1943 की बात है, जब बंगाल में सूखा पड़ा और एक महामारी आई और वहां पे करीब करीब 40 लाख लोग मर गए। वो इसलिए मर गए कि सूखा होने के कारण लोगों को खाना नहीं मिल पाया। और इस तरह ये 1947 से लेके ये 65 तक हमारे देश में खाने की बहुत बड़ी समस्या थी। तो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, पर एक गलती कर रही थी कि वो टेक्नोलॉजी नहीं ले रही थी, वो एरिया बढ़ा रही थी। जिसके कारण क्या हो रहा था, जो जनसंख्या थी इंडिया की, उसको हम पूरा फूड की सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। 1967 सॉरी 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लॉन्च हुआ। और जो हमारे जो MS स्वामीनाथन जी हैं, उनने इसको लॉन्च किया। और करीब 10 साल के अंदर इंडिया में इतना खाना, मतलब इतना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने लगा कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसके लिए वो सफिशिएंट थी। और हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। हमने अपनी जो फूड ग्रेन्स को कई कंट्रियों में बाहर भेजा। मतलब एक समय ऐसा था कि हम भुखमरी से मर रहे थे, पर हमने 1965 से लेके 1975 के बीच में हम सफिशिएंट ग्रेन का प्रोडक्शन करने लगे। और इसमें प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करना पड़े, कुछ टेक्निक यूज करना पड़ी। जैसे हमने हाई यील्ड वैरायटियां यूज करी, खेतों में ट्रैक्टर यूज किए, पानी की सुविधा के लिए हमने इरिगेशन, जैसे केनाल्स है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इस तरह का हमने इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। पर साथ में हमने पेस्टिसाइड भी यूज किया और फर्टिलाइजर भी यूज किया। पहले हम केवल गोबर खाद यूज करते थे, बाद में हमको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ा, पेस्टिसाइड यूज करना पड़ा, हाई यील्डिंग वैरायटियां यूज करना पड़ी। इसके कारण प्रोडक्शन तो काफी आ गए, पर हमने गलती फिर करी। जो पेस्टिसाइड यूज करने वाले जो लोग थे, जो मजदूर थे, उनको हमने टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई, उनको हमने ट्रेन नहीं किया। किसान को नहीं समझाया कि पेस्टिसाइड का यूज कितना करना है, कितना नहीं करना है। बस उसको, किसान को बोल दिया गया है बस आप ये वैरायटी लगाइए और ये पेस्टिसाइड लीजिए और डाल दीजिए। तो हमको जो ये करना चाहिए था कि हमको किसान को एजुकेट करना चाहिए था, और जो लेबर था उसको एजुकेट करना चाहिए था। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज करना चालू हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। आज हमने 10 ml का डोज दिया, नेक्स्ट स्प्रे में हमको 15 ml का डोज करना पड़ा। और ये डोज बढ़ते बढ़ते काफी हद तक काफी ज्यादा हो गया। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारे सब्जियों में, हमारे ग्रेन्स में, हमारे फ्रूट्स में, सब जगह जहर आ गई। अब हमको करना क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा तो हुआ, पर इसके नुकसान ये हुए कि सॉइल पॉल्यूटेड हो गई। सॉइल में इरोजन स्टार्ट हो गया। इरोजन से मतलब है कि जो हेल्दी मिट्टी थी वो या तो पानी से बह गई या हवा में उड़ गई। जो ग्राउंड वाटर था वो पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि हम लगातार अगर केमिकल यूज करेंगे तो जो जमीन का जो पानी है, जो सॉइल में हम पानी देते हैं, वो रिसके नीचे जाता है, वो स्टोर होता है, उसमें केमिकल काफी आ गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमको बहुत सारी डिजीज स्टार्ट हो गई, किसानों को नुकसान होने लगा। और इसका यही नतीजा था कि जो हमने फर्टिलाइजर यूज किए,
इनका कोई हिसाब किताब नहीं रखा, और ना हमने जो पेस्टिसाइड यूज किए उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा, ना किसान प्रॉपर तरीके से डिजीज को आइडेंटिफाई कर पाया, और वो मतलब जो मन में आया, जो केमिकल डाले उसने, ना वो फंगस को आइडेंटिफाई कर पाता था प्रॉपर तरीके से कि कौन सी फंगस है, इसके लिए कौन सा फंजीसाइड यूज करना चाहिए, ना वो इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करवाया कि कौन सा इंसेक्ट है तो और इसको कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए। देखिए क्या हुआ इसका, कहाँ कहाँ ह्यूमन हेल्थ पे असर आया, प्लांट वाटर और सॉइल में प्रॉब्लम हुई। जो 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 अपने पॉन्ड्स थे या तालाब थे, नदियां थी, उनमें जो जो भी एनिमल्स थे या जो जानवर थे वो सभी उनको प्रॉब्लम हुई। अब पेस्टिसाइड होता क्या है और इसका यूज क्यों करना है? जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी यूज करी तो उसमें रेजिस्टेंस पावर थोड़ा कम होता है, और हमारा लॉसेस ना हो फील्ड में, तो हमने पेस्टिसाइड का यूज करना चालू किया। जैसे जो बीट्स को किल करता है, जो चारा होता है उसको जो किल करता है उसको बोलते हैं बीटिसाइड्स। जो इंसेक्ट्स को किल करता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। जो मकड़ी होती है खेतों में उसको अगर किल करता है तो उसको बोलते हैं माइटिसाइड। फंगस को किल करता है उसको बोलते हैं फंजीसाइड्स। इस तरह डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है, इनको इकट्ठा सबको बोला जाता है पेस्टिसाइड। अभी जो मार्केट में जो पेस्टिसाइड चल रहे हैं, अभी कभी आप केमिकल्स जब परचेस करते हैं तो आप इसको देखिएगा, ये जो सिंबल दिए हुए हैं कोई ना कोई सिंबल जरूर इसमें होगा, चाहे वो रेड होगा, चाहे वो येलो होगा, चाहे वो ब्लू होगा या ग्रीन होगा। सबसे जो डेंजरस होता है, अगर सिंबल दिया हुआ है तो वो रेड वाला होता है। जनरली आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेड जो है पॉइजन वाले इनको बैन कर दिया है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा हो रहा है, बहुत ही कम गवर्नमेंट यूज करने दे रही है, अदरवाइज है ना इसने बैन कर दिया है। सबसे डेंजरस होता है रेड, उसके बाद डेंजरस होता है येलो, उसके बाद डेंजरस होता है ब्लू, और सबसे सेफ होता है ग्रीन। जनरली अभी जो सब्जियों में यूज हो रहे हैं वो ब्लू और ग्रीन यूज हो रहे हैं। गवर्नमेंट है ना धीरे धीरे जो येलो कलर के जो पेस्टिसाइड्स है उसको भी बैन कर रही है। अब हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम सब्जियां लेके आते हैं और पानी में धो लेते हैं अच्छे से, और हमको लगता है कि हम सेफ हो गए। पर जो पेस्टिसाइड होते हैं या इंसेक्टिसाइड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स। ये कैसे काम करता है? स्प्रे किया तो ये प्लांट सिस्टम में गया, हमारा जो रूट सिस्टम हो या स्टेम हो या फ्रूट्स हो, ये सब में ये इसकी एंट्री हो जाती है। जब हम सब्जियों को तोड़ के खाते हैं और जब धो भी लेते हैं तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर पॉइजन है। कुछ केमिकल होते हैं जैसे ट्रांसलेमिनर एक्शन होता है, हमने लीफ के ऊपर स्प्रे किया पर वो लीफ के स्टोमेटा के थ्रू नीचे लोअर सरफेस पे पहुंच जाते हैं। कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और स्टमक पॉइजन, मतलब है कि अगर इंसेक्ट प्लांट्स पे बैठा हुआ है, हमने स्प्रे किया, तो वो अगर उस केमिकल के टच में आएगा तो भी मर जाएगा, या उसको लीफ को खाएगा तो भी मर जाएगा। कुछ होते हैं स्टोमक इंसेक्टिसाइड्स, ये ऐसे हैं कि लीफ पे हमने स्प्रे किया और इसको इंसेक्ट खाएगा तो मरेगा। फ्यूमिगेंट एक्शन, जैसे अपने वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो वहां पे स्प्रे नहीं कर सकते, तो वहां पे आपका जो कई टेबलेट्स आती है उनका यूज किया जाता है, जैसे सल्फास की गोली आती है, आपने कई बार देखा होगा घरों में यूज करते हैं हम लोग। तो इन टेबलेट्स का यूज जाता है, इनमें क्या गैस निकलती है, और गैस से जो भी इंसेक्ट होते हैं वो किल हो जाते हैं। अगर हम तुलना करें दुनिया में और इंडिया में, क्या है, दुनिया में जो इंसेक्टिसाइड यूज होता है वो होता है 27%, पर इंडिया में 60% यूज होता है। मतलब काफी ज्यादा एरिया में। अगर केमिकल्स की बात करें हम लोग को, अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो उसमें पेस्टिसाइड में बताया आपको वीडिसाइड भी आता है, फंजीसाइड्स भी आता है, इंसेक्टिसाइड भी आता है, अगर मकड़ी को मारेगा तो मेडिसाइड भी आता है। तो दुनिया में जो इंसेक्टिसाइड है कीड़े को मारने के लिए 27% यूज करते हैं, पर इंडिया में 60% यूज होता है। मतलब काफी बड़ा गैप है इसमें। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मेट्रिक टन्स में है, ये पेस्टिसाइड का यूज है, ये 2020 और 21 का डाटा है।
महाराष्ट्र में जो है 13,243 मैट्रिक टन पेस्टिसाइड का यूज हुआ था। इसी तरह आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश 11,557, तेलंगाना 4,986। तो ये पूरा आपने देख रहे होंगे कि किस स्टेट में कितना पेस्टिसाइड यूज होता है हर साल। ये जो डाटा है जो 20 और 21 के है, 2020 और 21 के डाटा है। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए, मतलब कितने लाखों करोड़, मतलब 15 से 20 लाख करोड़ का मार्केट है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक तो हमको अवेयरनेस, जो हमारे फार्मर्स हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। उनको हमको समझाना पड़ेगा कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग क्यों करना है। दूसरी जो दिक्कत आ रही है मार्केटिंग में, और उनको जो कीमत मिलती है वो कम मिलती है। आज की डेट में गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि किसान को प्रॉपर तरीके से जो उसका प्रोड्यूस है उसको उसके प्राइस मिल सके। अगर किसान प्रोड्यूस करता भी है और मार्केट में ले आता है तो केमिकल और ऑर्गेनिक का रेट एक ही मिलता है, तो किसान नर्वस होता है और वो इस तरह की फार्मिंग करना पसंद नहीं करता है। तो वो सोचता है कि जब मेरे को केमिकल में वही प्राइस मिल रहा है, ऑर्गेनिक में वही प्राइस मिल रहा है, तो मैं फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करूं। दूसरी चीज है शॉर्टेज ऑफ बायोमास। मतलब है कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज कम है, तो हमारी जनरली जो सॉइल होती है हेल्दी सॉइल उसको बोलते हैं, इसमें 0.8 से 0.9% से ऊपर अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो वो हेल्दी सॉइल होती है। अगर उसमें 0.3 या जनरली हमारी जो मिट्टी है इंडिया की जो सॉइल है उसमें 0.3, 0.2 या 0.4% ऑर्गेनिक कार्बन है, और इस ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज पे आप नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेंगे। दूसरा चीज है कि हमारे पास जो पर्याप्त साधन नहीं है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आज हम किसान, अगर किसानों को समझाते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, नेचुरल फार्मिंग करिए, केमिकल बंद कर दीजिए, तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज की डेट में किसान बोलेगा कि अगर हम इंसेक्ट्स आता है तो हम क्या करें, फंगस आती है तो मैं क्या करूं। तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। गवर्नमेंट को सब्स्टिट्यूट पे काम करना चाहिए। कई कंट्रियों में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। वहाँ पे कई केमिकल ऐसे हैं जो इंडिया में यूज हो रहे हैं पर दूसरी कंट्रियों में बैन है। अगर हम उनको इंपोर्ट करें या यहीं पे डेवलप करें, उसमें रिसर्च होने की जरूरत है। अदरवाइज हम सोच रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। दूसरी कंट्रियों में इसके लिए काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इस पर काफी फोकस कर रहे हैं लोग। पर इंडिया में अभी इस तरह का रिसर्च नहीं हो रहा है। किसानों को ना दिखाया जा रहा है कि देखिए आपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमने ये यूज किया है, इसके कारण ऐसा हुआ है। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो किसान कन्विंस नहीं हो रहा है, और जब तक किसान कन्विंस नहीं होगा तो वो इस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूट है। मैं बात कर रहा हूँ बायो फर्टिलाइजर। एक होता है एजेक्टोबैक्टर, ये यूरिया का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको, अभी गवर्नमेंट ने नैनो यूरिया लॉन्च किया है। जनरली जो यूरिया आता था बोरी में, वो गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको बंद कर रही है और काफी हद तक वो शॉर्टेज कर दिया है गवर्नमेंट ने। और डीएपी भी ऐसे ही होने वाला है। सबसे जो डेंजरस होते हैं वो होते हैं यूरिया, डीएपी, सुपर। ये बहुत ही डेंजरस फर्टिलाइजर है, पर किसान इसका यूज काफी कर रहा है क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो काफी कॉस्टली है। तो हमको ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना चाहिए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड पे और फोकस करने की जरूरत है। अब यूरिया, आजकल की डेट में अगर हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो यूरिया नहीं यूज करना है तो एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया आता है जो कि
आपका नॉन लेग्यूम जो दलहनी फसल होती है उसको छोड़ के दूसरी क्रॉप में इसका यूज किया जाता है। ये हमारे जो वायुमंडल है उसमें 76% के आसपास नाइट्रोजन है, पर हमको तब भी यूरिया यूज करना पड़ रहा है। पर नेचर में बैक्टीरिया हैं ऐसे जो उस नाइट्रोजन को ले सकते हैं, पर अभी आज की डेट में हमने केमिकल इतना ज्यादा यूज किया हुआ है कि बैक्टीरिया का पूरा बैलेंस बिगड़ गया है, तो हमको आर्टिफिशियली यूरिया देना पड़ रहा है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। एक होता है राइजोबियम, ये भी बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। जो दलहनी फसल होती है, हमारा चना हो, हमारा तुअर है, मूंग है, उड़द है, इनमें ये काम करते हैं। देखिए ये आपको दिख रही है गठाने, ये रूट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्सन करते हैं। ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जो उनकी जो गठाने होती हैं, जड़ें होती हैं, इसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और ये प्लांट्स को देते हैं, जिसके कारण हमको क्या होता है कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और हमको अलग से यूरिया देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका ये फायदा है। और जब हम फसल को काटते हैं तो इसकी जो गठारें होती हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो जमीन के अंदर ही छूट जाता है। जब भी हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं तो वो नाइट्रोजन है ना उस फसल को मिल जाता है। अब हम फास्फोरस की पूरी बात करते हैं तो पीएसबी एक बैक्टीरिया है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। इसको भी हम आर्टिफिशियली दे सकते हैं अगर हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो। नहीं तो हमको फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी देना पड़ता है। पौधे को पोटास भी चाहिए, तो पोटास बोलाजिन बैक्टीरिया भी आता है। हमारी सॉइल के अंदर फास्फोरस, पोटास, सल्फर काफी मात्रा में है, पर ये फिक्स फॉर्म में है, जस्ट लाइक ए स्टोन। तो इसको क्या होता है, ये बैक्टीरिया इसको फाइन पार्टिकल में तोड़ देते हैं, जिस और ये एवेलर फॉर्म में आते हैं, तो हमारा प्लांट ले पाता है। जिंक बैक्टीरिया है, जिंक को तोड़ता है। सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर जो सॉइल के अंदर सल्फर है अनेबल फॉर्म में है, उसको घोल कर एवेलर फॉर्म में लाता है। एक बेस्ट डिकम्पोजर है। ये जनरली हमारे जो गोबर खाद होता है उसको सड़ाने का काम आता है। लीफ है या जो फसल कटने के बाद उसके जो रेसिड्यू निकलता है, तो उसको ये सड़ाने के लिए काम आता है। ये एक तरह से बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, मेटाराइजियम, ये फंगस है। ये जो इंसेक्ट्स होता है इस पे अटैक कर देती है। ये नेचर में अवेलेबल है, पर वही अगेन हमने केमिकल्स का इतना यूज किया हुआ है, पेस्टिसाइड का इतना यूज किया है, तो वो कहीं ना कहीं ये फंगस मतलब सॉइल के अंदर चली गई है या काफी कम हो गई इसकी संख्या। तो इसको अगर ऐसे इंसेक्टिसाइड यूज करना है तो मेटाराइजियम एनिसोफ्ली होता है, इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह ये आपको दिखाता हूँ मैं कि देखिए ये इंसेक्ट्स है, ये फंगस ने अटैक किया और इसको किल कर दिया। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी क्रॉप सेफ हो गई, हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है। तो इस तरह एक नेचर में कंट्रोल सिस्टम है, पर हमने उस कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करते हुए सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करना है। ट्राइकोडर्मा वीडी ये एक फंजीसाइड है जो फंगस को मारता है। सॉइल के अंदर प्लांट है, प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है उसमें फंगस का इन्फेक्शन होता है, ये फंगस ही है और फंगस को किल कर देता है। ये सुडोमोनास है, ये कई जो डिजीज आती है उसको ये कंट्रोल करता है। ब्यूवेरिया बेसियाना ये भी एक फंगस है, नेचर में अवेलेबल है। ये अब आज की डेट में कई कंपनियां इसको आर्टिफिशियली बना के और किसानों को दे रही हैं, और इसको अगर हम स्प्रे करते हैं तो फील्ड में जो भी इंसेक्ट है उसको ये किल कर देते हैं। ब्यूवेरिया बेसियाना, आप देखिएगा ये इंसेक्ट्स थे। ब्यूवेरिया बेसियाना फंगस का हमने स्प्रे किया तो ये देखिए इस तरह ये इफेक्ट हो गई, पूरा इसके ऊपर फंगस ग्रो हो गई है और ये मर जाएगी। तो हमारे नेचर ने ही इसको कंट्रोल कर लिया। आज की डेट में एक वायरस आ रहा है एनपीवी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस।
जो चने में जो इल्ली आती है, टमाटर में जो इल्ली आती है, उसमें काफी केमिकल यूज करना पड़ रहा है किसानों को। तो अगर हम एनपीपी का यूज करना चालू स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट हो ही गया है इंडिया में, काफी हद तक हो गया है, और इसको किसान बड़ी आसानी से बना सकता है अपने घर के ऊपर। इसको कोई दिक्कत नहीं है। चने के खेत में या टमाटर के खेत में इल्ली, जो इन्फेक्टेड इल्ली होती है, आप ये देख रहे हैं, ये जो इल्ली है, जो कैटरपिलर है, ये उल्टा लटका हुआ है। ये जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये प्लांट्स के ऊपर उल्टा लटक जाता है और ये मर जाता है, मतलब मर गया। तो इस तरह के इन्फेक्टेड इल्लियों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको एक मटके में डालकर सड़ाया जाता है, और 1 महीने सड़ने के बाद फिर इनको मिक्सी में क्रश करके पीस दिया जाता है। फिर इसको छान कर और फिर स्प्रे पंप में स्प्रे कर दिया जाता है खेतों में। तो जो भी इल्ली होगी वो इन्फेक्ट हो जाएगी और पूरी इल्ली वो किल हो जाएगी फिर से। तो हमको कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ रहा है। इस तरह हम एक वायरस की सहायता से इल्ली को किल कर रहा है। तो हमको पेस्टिसाइड यूज ना करना पड़े, उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं? उसके लिए एक एनपीवी वायरस भी है। आज की डेट में यूरिया का यूज काफी हो रहा है, तो धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज स्टार्ट हो गया है, और ये करीब करीब 30 से 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स कर देती है। ये काई है जो आपने देखा होगा तालाबों में तैरती रहती है, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एल्गी क्या होती है? पानी में उगती है और फोटोसिंथेसिस करती है, और इसमें सड़कर ये प्लांट्स को नाइट्रोजन देती है। तो हमको इसमें ये हो गया कि हमको यूरिया नहीं देना पड़ रहा है। माइकोराइजा, ये भी एक फंगस है। ये क्या होता है, ये फंगस किस तरह काम करता है कि रूट सिस्टम है और कोई फर्टिलाइजर जो अंदर जो एनपीके या जो भी चीज पड़ी हुई है रूट सिस्टम से बाहर दूर पड़ी हुई है, तो ये इसका जो माइसीलियम होता है, जो फंगस होता है, अपना एक जाल बनाता है और उसको वहां से पहुंच के ये ब्रिज का काम करता है। जो नाइट्रोजन है खेत के अंदर, या पोटास है, फास्फोरस है, और रूट सिस्टम से दूर है, तो ये ब्रिज का काम करेगी। ये रूट सिस्टम से जुड़कर फर्टिलाइजर तक पहुंच के वहां से उसको कलेक्ट करके और रूट को देती है, और रूट इसके बदले में इसको फूड देता है। तो ये तरह से सिम्बोसिस है माइक्रोराइजा और रूट सिस्टम का। अजोला, ये भी एक फर्टिलाइजर है। ये जनरली इसको फर्न बोलते हैं। आज की डेट में ये काफी यूज हो रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में डेयरी इंडस्ट्री में। जो अपने गाय है, बकरी है, इसको इसको खिलाया जाता है। इसमें 40% नाइट्रोजन होता है। इसको सुखाने के बाद क्रश कर लिया जाता है, तो प्लांट्स को दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन काफी होता है। ग्रीन मैन्यूरिंग, जनरली दलहनी क्रॉप होती है, उसको बो दिया जाता है और 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर इसको जमीन के अंदर फिर पीस दिया जाता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बन कम होता है, और हमको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ते हैं, अगर उसको हमको नहीं करना है तो हमको ग्रीन मैन्यूरिंग करना चाहिए। ग्रीन मैन्यूरिंग के जो हमारा क्या होगा कि जो हरी फसल होती है उसको ट्रैक्टर से काट के जमीन के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, और वो अंदर सड़कर ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको इंक्रीज कर देती है। केचुआ खाद, एक आज की डेट में मार्केट में वर्मिंग कंपोस्ट काफी मात्रा में अवेलेबल है, और आज की डेट में किसान भी काफी इसको यूज कर रहा है। केचुआ क्या करता है कि जो सॉइल के अंदर है ना, टनल्स बनाता है, ये सुरंगें बनाता है सॉइल के अंदर। और केचुआ की एक खासियत है कि जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से आता नहीं है। जब वो ऊपर आता है तो एक अलग रास्ता बनाता है, तो ये जमीन के अंदर 8 से 10 फीट तक सुरंगें बनाता है। इसका फायदा ये होता है कि जब पानी गिरता है, बरसात का पानी गिरता है, तो ये सॉइल के अंदर इस सुरंगों से चला जाता है और ग्राउंड वाटर को ये बढ़ा देता है। अगर केचुआ का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो सॉइल है उसमें सुरंगें नहीं होने से, पोरोसिटी नहीं होने से, वो पानी फ्लड के रूप में बह जाता है, वो नदी में बह जाएगा, वहां पे बाढ़ें आएंगी। अगर हम केचुआ खाद का यूज कर रहे हैं और केचुआ को अगर हम खेत में यूज कर रहे हैं, तो ये टर्न्स बनेगी, रूट सिस्टम को एयर भी मिलेगी, क्योंकि हर रूट सिस्टम होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
तो इसका ये फायदा होगा। और इस अगर हम हिसाब लगाया जाए तो एक केचुआ कम से कम 10,000 रुपये बचाता है किसान का। एक ट्रैक्टर में जो जितना एक ट्रैक्टर जितना काम करता है, तो 10,000 रुपये जो खर्च आता है उतना केचुआ उतना मिट्टी को अल्टा पल्टी कर देता है। भारत में करीब 83% जो फार्मर्स हैं वो छोटे किसान हैं, मतलब काफी छोटे किसान हैं जिनके पास 2 से 3 एकड़ ही एरिया है। और अगर हम इन पे फोकस नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिक जो आज सोच रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे वो नहीं कर सकते। और अगर हम किसान को बोले कि 2 एकड़ एरिया है केवल, उसमें ये सब्जी कैसे करोगे, ऑर्गेनिक कर लो, तो वो नहीं करेगा। उसको समझाना पड़ेगा कि आपको ऑर्गेनिक करना चाहिए और कैसे करोगे आप, तो उसका एक तरीका है। अब इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। किसान के पास बकरी भी होना चाहिए, गाय भी होना चाहिए, मुर्गी भी होना चाहिए, छोटा सा पॉन्ड होगा तो उसमें मछली पालेगा, कुछ एरिया फ्रूट्स का होना चाहिए, कुछ उसका ग्रेन्स के लिए होना चाहिए। और इसको सबको मैनेज करता है। अभी आपने देखा होगा पहले, आज बहुत पहले इस समय की बात है, गाँव में जनरली जो गाय है वो भैंसे होती थी, बैल भी होते थे। तो वो उनका जो गोबर है उससे किसान खेती करता था। तो केमिकल्स जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है वो बहुत ही कम करता था या नहीं के बराबर करता था। पर ट्रैक्टर आ गए तो हमारे बैल जो थे वो चले गए। अब कई किसान ऐसे हैं गांव में जो कि दूध खरीद के खा रहे हैं। अगर वो दूध खरीद के खा रहे हैं तो गोबर कहाँ से आएगा, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ से करें। तो किसानों को ये ट्रेनिंग की जरूरत है कि इनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जाना चाहिए। वो सभी चीज प्रोड्यूस करें और उसके खेत का प्रोड्यूस में वो यूज करे, मतलब उसको खरीदना ना पड़े कहीं से। अगर वो उसके पास गाय होगी तो गोबर होगा, यूरिन होगा, उससे वो फार्मिंग कर सकता है। तो कई छोटे छोटे जैसे सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें फार्मिंग सिस्टम में होता क्या है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या चीज होती है। हमारा जो लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशरी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, बी कीपिंग है, मशरूम है, बायोगैस प्लांट है, वेजिटेबल्स है, ये सभी चीजें एक छोटे किसान के पास होना चाहिए। आज की डेट में कुछ नया हो रहा है, जैसे इंटीग्रेटेड राइस एंड फिश फार्मिंग। आपने देखा होगा कि ये राइस का फील्ड है, पर जो पानी भरा हुआ है इसमें फिश ग्रो हो रही है। दोनों को फायदा है। फिश का जो एस्कीटा है वो राइस के लिए नाइट्रोजन का काम करेगा, और जो पानी भरा हुआ है और जो उस पर कीड़े पैदा हो रहे हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको मछली खा रही है। मछली का एस्कीटा प्लांट्स ले रहा है, और जो फील्ड में जो ब्लू ग्रीन एल्गी पैदा हो रही है या जो इंसेक्ट्स हैं उसको फिश खा रही है। तो किसान का डबल फायदा है। खेत एक ही है पर दोनों ये फार्मिंग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड राइस एंड फिश फार्मिंग। आजकल देखिए क्या ये सिस्टम है, ऊपर पोल्ट्री है, नीचे फिशरी है। हम पोल्ट्री को फीडिंग कराते हैं, उसका जो एस्किड होता है वो पानी में गिरता है, और पानी में गिरने का वो सड़ता है, उसमें कई इंसेक्ट्स या कई जो उसमें जो कई उसमें इंसेक्ट डेवलप हो जाते हैं जो मछली खा लेती है। तो मछली को अलग से फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह का सिस्टम भी किसान को करना चाहिए, और ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो कम एरिया में छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ किसान हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद। और इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक के जो हम बात कर रहे हैं, ये किसान का पास जो रिसोर्सेस हैं वो उसी का यूज कर रहा है। कहीं से कोई केमिकल की यूज करने की जरूरत नहीं है। सेम मैंने पेस्टिसाइड में दिखाया था आपको, ये आपको ये दिख रहा है, ये पैडी का फील्ड है। इसमें देखिए ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो हो गई है, और इसके अंदर मछली भी ग्रो हो रही है। मछली इसको खा जाएगी, और इसकीटा जो होगा उसको वो राइस प्लांट को मिल जाएगा इसका नाइट्रोजन।
तो इस तरह एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हुए कि मछली की खेती भी कर रहा है और धान की खेती भी कर रहा है। बी कीपिंग, ऐसा बोलते हैं कि अगर दुनिया में ये मधुमक्खी है अगर खत्म हो जाए तो विद इन 2 इयर्स के अंदर जो जो जनसंख्या है बर्ड की वो खत्म हो जाएगी। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि मधुमक्खी को क्या इंपॉर्टेंस है। तो मधुमक्खी से किसान को शहद मिलेगा, इसका एक फायदा है। वैक्स बेचेगा, उसका एक फायदा है। इसकी वार्निश निकलती है, इसका वी वेनम निकलता है। इसका जो जो डंक होता है, आजकल राइस में फार्मिंग किसान कर रहा है, और वी वेनम इसका जो डंक होता है उसमें पॉइजन होता है। ये जो पॉइजन का जो रेट है वो 1 करोड़ रुपए पर केजी का रेट है मार्केट में। आप कभी भी सर्च करिएगा तो वी वेनम, जो मधुमक्खी का जो कांटा होता है उसके अंदर एक जहर होता है, तो उसको कई मेडिसिन में इसका यूज हो रहा है। तो किसान इसका वी कीपिंग करेगा, मधुमक्खी पालन करेगा तो उसका ये फायदा होगा, जो उसकी फसलें होंगी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन अच्छा होगा तो यील्ड अच्छी आएगी और हनी बीज भी मिलेगा, और उसके दूसरे फायदे भी है। दुनिया में जो फसलें हैं उसमें अधिकांश मधुमक्खी का ही रोल है। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो जो हमारे यील्ड है और जो फसलें आ रही हैं उनमें फ्रूट्स नहीं आए। अब एक सिस्टम देखिए, बकरी है ऊपर, नीचे वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है। बकरी को चारा देते हैं और जो चारा बचता है वो नीचे गिर जाता है। पर बकरी की जो लेडी निकलती है, जो स्कीटर निकलता है, वो भी नीचे गिरता है। फिर यहाँ जाली लगी हुई है और इसमें क्या करते हैं, फिर वर्मी कंपोस्ट छोड़ दिए जाते हैं। तो ये धीरे धीरे किसान का खाद बन जाता है। तो इस तरह का सिस्टम यूज करके किसान कम एरिया में एक अच्छी उत्पादन ले सकता है, उसको कोई भी केमिकल की जरूरत नहीं है। ये नया सिस्टम है, इंटीग्रेटेड राइस फिश चिकन। अब छोटा एरिया किसान, छोटा किसान है तो आप देखिएगा, राइस का फील्ड है, पैडी का फील्ड है और धान का खेत है, उसके अंदर मछली है और उसी के अंदर एक शेड बना दिया गया है, ऊपर उसमें पोल्ट्री है। पोल्ट्री का जो खाना देते हैं वो पानी में गिर रहा है, सड़ रहा है, तो मछली खा रही है, और उसका जो स्कीटा है वो धान को मिल रहा है। मतलब किस तरह हम केमिकल्स का यूज कम से कम करें या ना करें, उसके लिए कुछ सिस्टम है, इसको फॉलो करना चाहिए और छोटे किसानों के लिए काफी फायदेमंद। एक इस तरह का ये गोट्री कम फिशरी, ऊपर गोट्री है, नीचे फिशरी है। गोट्री को हमने, जो हमने बकरी पालन कर रहे हैं, हमने ऊपर खाना दिया, उसकी जो एस्किडा है वो पानी में गिरा और वो पानी में घुल गया, तो उसको मछली यूज करी। और मछलियों का जो पानी, जो एस्किडा था, वो हम उस पानी का अगर हम खेतों में यूज करेंगे तो हमारा डीएपी, सुपर, यूरिया जो हम यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसकी नौबत नहीं आएगी। ये लगातार ऐसी प्रोसेस है जो हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम सोचें कि आज हम केमिकल को बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। जितने समय में हमने ऑर्गेनिक से केमिकल में आए हैं, उतना ही समय हमको केमिकल से ऑर्गेनिक में आने पे लगेगा। और ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आज मैं बोलूं कि एलोपैथी बंद कर दी जाए, केवल होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कर दी जाए, सेम वैसा ही है कि हम किसान को बोले केमिकल फार्मिंग मत करो, आपको केवल ऑर्गेनिक करना है या नेचुरल फार्मिंग करना है, तो उतना ही मुश्किल होगा जितना समझाना, जितना कि एलोपैथी को बंद करके होम्योपैथी पे आना। तो एक बड़ा टास्क है। एक और सिस्टम है इंटीग्रेटेड, जो जो है फार्म डिजाइन है, ऊपर गोट्री है, गोट्री के नीचे आपका चिकन जो पोल्ट्री है, और उसके नीचे वर्मी कंपोस्ट यूनिट। गोट्री को जो खाना दिया, जो स्कीटा, गोट्री को खाना दिया, उसका जो स्कीटा नीचे गिरेगा चिकन वाले में, मतलब जहाँ पे अब इसका जो मुर्गी पालन हो रहा है उसके ऊपर गिरेगा, वहां पे मुर्गियां इसको खा लेंगी। उसका जो स्कीटा नीचे गिरेगा वो वर्मी कंपोस्ट के काम आएगा, वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा उसमें से। मतलब एक ही यूनिट से आप देखिए, ऊपर गोट्री जो 3 मंजिला है बोल सकते हैं अपन, ऊपर गोट्री हो रहा है, इसके बीच में पोल्ट्री हो रहा है और नीचे वर्मी कंपोस्ट यूनिट बन गया है। मतलब उसमें केचुआ छोड़ना है हमको,
तो किसान को गोबर खाद भी, जो वर्मी कंपोस्ट भी बन जाएगा, चिकन भी मिलेगा और गोट भी मिलेगी। तो कम एरिया में कैसा यूज कर रहे हैं ये देखिए। सेरिकल्चर, रेशम की साड़ियाँ, रेशम के जो कपड़े मिलते हैं, तो किसान ने एक छोटी से उस पे अपने खेत में शहतूत के पौधे लगाकर इसकी खेती भी कर सकता है। बहुत इजी है, बहुत, उसमें कोई केमिकल यूज नहीं करना है। तो रेशम के कीट से भी रेशम का प्रोडक्शन कर सकता है। इस तरह जो शहतूत की पत्तियां होती हैं, इस पे जो इंसेक्ट्स को पाला जाता है और इसकी लीफ को खाकर इस तरह एक ककून बनता है। ये ककून के जो थ्रेड निकालकर जो रेशम बनता है, इससे कपड़े बनते हैं। ये जो ककून दिख रहा है, ये ककून को अगर लंबा कर दिया जाए तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी थ्रेड की जो लंबाई होती है, वो होती है 2 किलोमीटर। मतलब एक ककून आप अगर इसको एक थ्रेड को पकड़ ले और खींच के ले जाए तो इसकी 2 किलोमीटर तक जा सकता है, तो इतना लंबा होता है। मशरूम, मशरूम की खेती भी छोटे किसान कर सकते हैं। इसमें भी कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजी वे में कर सकता है किसान। वर्मी कंपोस्ट, आज की डेट में जो किसान वर्मी कंपोस्ट की खेती भी कर रहा है, केचुआ बिकते हैं मार्केट में, 400 से 500 रुपए, 600 रुपए केचुआ किसान बेच रहा है। और इसमें जो कंपोस्ट बनता है वो काफी पावरफुल होता है, गोबर खाद की तुलना में ये 4 गुना पावरफुल होता है। तो हमारे जो छोटे फार्मर है इंडिया में, जो 83% जो फार्मर है वो छोटे फार्मर है। और छोटे फार्मर को अगर हम केमिकल से अगर बाहर करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पे लाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आना पड़ेगा, तो ही हम किसान को कन्विंस कर पाएंगे। अगर भाई हम किसान को, इन छोटे किसानों को केमिकल से ऑर्गेनिक में लाने में बहुत तकलीफ, एक हिसाब लगाया जाए तो 1 हेक्टेयर में जो अगर किसान प्रॉपर खेती करता है तो उसका जो ग्रॉस रिटर्न है वो 7,13,000 के आसपास है। कॉस्ट करीब 2,63,000 के पास है। नेट रिटर्न है जो 4.5 लाख का हो सकता है। पर उसके लिए इसको पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूज का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। तो किसान को क्या होगा, जब इनकम होगी तो वो केमिकल यूज नहीं करेगा। और जब उसका घर अच्छे से चलेगा चलेगा तो तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वो केमिकल यूज करे। और वो अपने खेतों का प्रोड्यूस को ही बकरी पालन में, मछली पालन में, मुर्गी पालन में यूज करेगा। और अपनी खेती में जो फर्टिलाइजर है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो अपने खेतों में यूज करेगा और डीएपी, यूरिया, सुपर से बचा रहेगा। थैंक यू।